हाँ भाई। तो जय हिंद सभी लोगों को। आप सब मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर, यानी कि डिफेंस उस्ताद। और अब हम कवर करने जा रहे हैं सीडीएस 2025 के जीके के सेट डी का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अलग से जो आंसर की है वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, बट वो सेट डी के बेसिस पर ही होगी। आप लोग इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे अपने अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए और चेक कर सकते हैं। ठीक है। मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैंने सीडीएस को 6 बार निकाला है, एफकेट 5 बार निकाला है। ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 2018 से, और ऑफलाइन जो बैच है वो हमने अभी स्टार्ट कर दिया है 2025 में, नोएडा सेक्टर 62। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन तो होने ही वाला है आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उससे पहले छोटा सा प्रमोशन करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। हमारा काफी सारा कंटेंट एग्जाम में पूछा गया, उसी के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई CDS 1 2026 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा एक हफ्ते बाद, दैट इज 21 सितंबर ऑनवर्ड्स। ये बैच 12 अप्रैल तक रहेगा, जब तक आपका एग्जाम होगा सीडीएस का। यानी कि टोटल 6 मंथ की ड्यूरेशन रहने वाली है इस बैच की। ठीक है। इस बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसका एक्सेस 1 साल का रहेगा, यानी कि CDS 1 2027 तक। मीडियम ऑफ डिलीवरी जैसे मैं अभी कर रहा हूँ कि भैया एक्सप्लेनेशन आपका जो है वो हिंदी में जा रहा है, कोर्स कंटेंट इंग्लिश में रहेगा। क्लासेस गूगल मीट पर होती हैं, बैच स्ट्रेंथ 100 के बिलो रहती है। आप कभी भी डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे कॉल शेड्यूल करके या फिर क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं। मॉक्स हर सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। लाइव प्रैक्टिस कराई जाती है क्लासेस में। जीके और मैथ्स का जो टाइमिंग है वो इवनिंग में रहेगा, 5 से 6 बार हफ्ते में। और इंग्लिश का टाइमिंग 2 से 3 बार एक वीक में। ठीक है। आईएमए की फीस है 5,999, ओटी की फीस है 3,999। आप डीएम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर एनरोल करने के लिए। ये तो ऑनलाइन बैच की बात है। ठीक है। और ऑनलाइन बैच की बात आ रही है तो सीएपीएफ एसी की बात भी कर ही लेते हैं। सीएपीएफ एसी का जो नेक्स्ट बैच है ये भी 21 सितंबर से होगा। इसकी लेकिन ड्यूरेशन है 11 मंथ्स की। ठीक है। तो ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है, जो कि ऑनलाइन कवर कराया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन के लिए। सारे फीचर्स इसमें सेम है, बस फीस का थोड़ा पैटर्न अलग आ जाता है। जैसे पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में सिर्फ जीके और मैथ्स होता है ना, जीके मैथ्स प्लस आपका रीजनिंग। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग काफी सिलेक्टेड होती है। तो पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली कोई फीस हमने नहीं रखी है वैसे तो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सीडीएस वाले हैं वो दोनों कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा अलग तरीके का एक पिक्चर बना देते हैं, जो अगर आप डीएम करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। पेपर 2 में हमारा रिटन पार्ट रहता है और इंग्लिश वाला पार्ट रहता है। ठीक है। रिटन कंपोनेंट और इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी रिटन का रहता है। तो पेपर 1 के लिए फीस ऑल ओवर है 11,000, पेपर 2 के लिए 7,000। क्योंकि पेपर 2 में होता है काफी तगड़ा एवेल्युएशन, उसमें लगते हैं काफी सारे एफर्ट्स, काफी ज्यादा टाइम, है ना। तो पेपर 1 की क्लासेस जो है वो तो आपकी मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक लगातार चलेगी। पेपर 2 की क्लासेस 2 से 3 बार हफ्ते में की जाएगी। ठीक है। ये हमारा थर्ड बैच है सीएपीएफ एसी का। ये तो ऑनलाइन वाली बात हुई। अब ऑफलाइन वाली बात बोलूं तो देखो, प्लाटून बैच आपका खत्म हो चुका है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लाटून 2 फॉर CDS 1 2026। ड्यूरेशन 6 महीने की। बैच की स्ट्रेंथ जो है वो रहेगी 50 ओनली। उससे ज्यादा लोग इसमें नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे बैच में हम मॉक्स कंडक्ट कराते हैं, उनका एवेल्युएशन करना है। आपको हर टॉपिक के बाद में रिटन असाइनमेंट करने पड़ते हैं, ताकि कितना कंसेप्ट आपने दिमाग में घुसाया है वो पता चल जाए। तो ये भी इंडिविजुअली मुझे चेक करना पड़ता है ना। ये दोनों कंपोनेंट तो रहते ही रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बैच में मिलेगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एंगल से भी हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ताकि आप लोग सिर्फ सीडीएस ही नहीं बल्कि एसएसबी की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड करते रहें। एसएसबी की प्रिपरेशन एक नॉन टेक्निकल तरीके से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले मेथड्स। ठीक है। 90% से ज्यादा अगर आप अटेंडेंस दे सकते हो तो भैया आप इस बैच में आ जाओ। ठीक है। ये फुली ऑफलाइन बैच है, जो कि कंडक्ट किया जाएगा नोएडा सेक्टर 62 में। ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। ये तो हुआ भैया हमारा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बैच के। बाकी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हो, जैसे हॉस्टल के बारे में, क्लासेस के बारे में, या किसी और चीज के बारे में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं 8839961158 पर। ठीक है। कोर्स की ओवरऑल मैं आपको फीस बता देता हूँ। आईएमए की बात करूं, जिसमें आपका आईएमए प्लस एफकेट की प्रिपरेशन दोनों शामिल रहेगी, यानी कि जीके भी रहता है
मैथ्स भी रहता है और इंग्लिश भी इसमें कवर होता है, प्लस रीजनिंग भी हम लोग इसमें कवर कराते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फीस है ऑफलाइन की, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली आई गेस, कितना है यार, मैं फीस भूल जाता हूँ। इसका फीस हमने रखा हुआ है, आई गेस कितना है भाई, एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो यार मैं भूल जाता हूँ। मैं लिख के रखता हूँ उसको टेलीग्राम वगैरह वाले ग्रुप में, लेकिन भाई याद नहीं रहता है कई बार। ठीक है, तो इसका जो फीस है वो रहेगा, कितना है भाई, हाँ, इसका फीस आपका जो है, इट इज 32,999। ठीक है, सिर्फ अगर आप ओटीए के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि जीके और इंग्लिश ओनली, तो उसके लिए आपका फीस रहेगा कितना, उसके लिए रहेगा आपका 26,999। लेकिन आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ओटीए भी करना है प्लस एफकैट करना है, यानी कि सिलेक्टेड पोर्शन मैथ्स का और इंग्लिश का, तो आपके लिए फीस रहेगी 29,999। ये फीस का सिनेरियो है, इसमें हॉस्टल वगैरह का इंक्लूड नहीं रहता है भैया, हॉस्टल टोटली अलग रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल्स की फैसिलिटी हमारी एज सच नहीं है, बट हमने टाई अप किया है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ, और पास में ही गवर्नमेंट रन हॉस्टल है जो कि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है। हम सारी चीजें आपके अरेंजमेंट करवा सकते हैं, एकोमोडेशन एंड ऑल, बट आपको हमें डीएम करना पड़ेगा, और सीट वगैरह सिक्योर करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको सीएपीएफ बैच की बात बता दूं, तो सीए, अच्छा एक और चीज, ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से एग्जाम तक। ठीक है, सिमिलरली सीएपीएफ एसी का जो फाउंडेशन बैच है, ये बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है 6 अक्टूबर से। सारी डिटेल सेम आ जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग पेपर 1 की फुल प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 2 का जो कंपोनेंट आपका आ जाता है, जो आपका रिटन वाला आता है, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें आप लोगों को रिपोर्ट लिखना सिखाया जाता है, आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा, बहस करना नहीं भाई, आर्ग्यूमेंट लिखना, प्रेसी के बारे में सिखाया जाएगा, और प्लस जो भी रिटन कंपोनेंट आ जाते हैं ग्रामर और बाकी सबके, वो सब आपको करवाए जाएंगे। पेपर 2 में फुल ऑन इसका एवेल्युएशन होगा। फाउंडेशन बैच है, मतलब सब कुछ जीरो से सिखाया जाए। 11 महीने का बैच है ये भी। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली विल्ली के आसपास रहते हैं, या फिर अगर आप 11 महीने देना चाहते हैं, तो आप नोएडा सेक्टर 62 आ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी। इसकी फीस की मैं बात करूं तो भाई, इसकी फीस यार इसकी भी फीस मुझे याद नहीं है, मुझे चेक कर लेने दो। इसकी फीस शायद जो है, हाँ, इसकी फीस सिर्फ पेपर 1 के लिए इट इज 30,000। सिर्फ पेपर 2 के लिए अगर आप देख रहे हो तो इट विल बी 25,000। कंबाइंड अगर आप देख रहे हो तो इट विल बी 48,000 फॉर पेपर 1 एंड 2। ठीक है, हॉस्टल वोस्टल सब कुछ इसमें भी सेम है। आपको बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप डीएम कीजिए 8839961158। ये तो हुआ हमारा प्रमोशन। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मित्रों एक बात अच्छे से सुन लो। ठीक है, वो ये कि देखो भाई, मैं हूं एक टीचर, और तुम यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो, मतलब तुम अभी एक स्टूडेंट की कैपेसिटी में हो। मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट की कैपेसिटी में ही होंगे। तो आई डिमांड सम बेसिक रिस्पेक्ट इन द कमेंट्स। ठीक है, मैं इसलिए आपसे ये चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर्स बहुत एफर्ट्स करते हैं डालने में, और कोई भी रैंडम बंदा कुछ भी आके बोल जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। यू आर एन ऑफिसर कैंडिडेट, उसी की तरह बिहेव करो। हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपके गलत हो जाए, है ना, मे बी इट मे हैपन, क्योंकि यूपीएससी भी कई बार क्या करता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देता है जो कि डिबेटेबल होते हैं। कई बार हम टीचर्स भी क्या करते हैं, सर्टेन माइनर माइनर थिंग्स को ओवरलुक कर जाते हैं, जिससे गलतियां हो जाती हैं। जैसे आप लोग करते हैं तो हम लोग भी बेस्ट करते हैं, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब पे सब लोग चाहते हैं कि हम अपना वीडियो फर्स्ट डालें, तो उसी कोशिश में कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी अगर कोई भी गलती आ रही है तो प्लीज जेंटली पोलाइटली मुझे रिमाइंड कराए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, और या फिर उसको रिप्लाई कर दूंगा, और उसमें उस चीज को करेक्ट कर लूंगा। तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटी ना करें। ठीक है, आई नीड बेसिक, आप एक ऑफिसर एस्पिरेंट है, तो मैं वो चीज आप लोगों से चाहता हूँ। सच में मुझे लगता है कि एक ऑफिसर कैंडिडेट को उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सेट डी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आ रहा है, द रूल टू डिटरमाइन, मतलब ये क्वेश्चन आपका आ जाता है फिजिक्स का। पहले स्टार्टिंग के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ भाई। डॉक्यूमेंट कहाँ गया मेरा, हाँ, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है आपके 1 to 10, ये सब फिजिक्स को बिलोंग कर रहे हैं, मैं आपको अलग से बताऊंगा नहीं इसमें।
आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता है, जो कि CDS 1 2021 में ऑलरेडी रिपीट किया जा चुका है, और PYQ क्लास में हमने इसको सॉल्व भी किया है, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें बोला जा रहा था, रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भैया कौन सा रूल आपको दिखाता है? तो देखो, राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो रहता है, ये क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है ना? किसके आसपास? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास दिखाता है, ठीक है। ये आपका इंड्यूस्ड करंट के लिए नहीं है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमें डायरेक्शन देता है किसकी? ये हमें डायरेक्शन देता है फोर्स की। लेफ्ट हैंड यही है, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन देता है फोर्स की, यानी कि ये हमें डायरेक्शन देता है मोशन की, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मोटर रूल, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो आ जाता है, तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, यही करेक्ट आंसर आ जाता है। ये हमें लोकेशन देता है किसकी? इंड्यूस्ड करंट की। जब एक कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कट करके जा रहा है, यानी कि इसको बोला जाता है जनरेटर रूल, ठीक है। ये जनरेटर रूल हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हुंस रूल की बात करते हैं, तो भैया हुंड रूल जो है, ये किसके साथ आता है? ये आता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे फिल करते हैं। ये इससे टोटली अनरिलेटेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक है, कि एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, ये कार है भाई, और ये कार क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। टोटल डिस्टेंस इस कार का है L, ठीक है। आधा डिस्टेंस इसने कितने कैसे ट्रेवल किया है? V1 स्पीड के साथ ट्रेवल किया है, बाकी का डिस्टेंस V2 के साथ ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड इस कार की क्या रही? अब हम सबको पता है कि भैया ऐसी गाड़ियों की मतलब ऐसी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है ना? स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम V एवरेज लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 2V1 अपॉन V2, V1 प्लस V2, है ना? यही तो होगा ना आपका। देखो भाई, सबसे पहले आप इस ऑप्शन को देख लो। ये ऑप्शन आपका किसके लिए आ रहा है? ये इक्वल टाइम ट्रेवल के लिए आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने हार्मोनिक मीन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाया है, ठीक है। और ये तो उस फॉर्मूले को पूरा उल्टा पुल्टा ही कर दिया, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कार भैया जब हमारी मूव कर रही है, तो जीरो आंसर तो उसमें बिल्कुल नहीं हो सकता ना, है ना? आप इसको इस तरीके से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, वी एवरेज हो गया आपका, डिस्टेंस कितना हो गया भैया? डिस्टेंस हमारा, कार ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस L, इट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड V1, और आधा डिस्टेंस उसने V2 के साथ किया है, तो एवरेज स्पीड इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर हम निकालेंगे, हाँ यही तो आएगा भाई, और क्या है। आगे आ जाते थे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ। कब उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जाता है भैया? ये आपका फॉलो कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, है ना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स की, ठीक है। यानी कि देखो, आप ऑप्शंस को देखो, इसमें बोला जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कंजर्व रहेगा। कब रहेगा? जब नेट फोर्स उस पर मैक्सिमम है। भैया नेट फोर्स अगर मैक्सिमम होगा, तो ये नहीं हो पाएगा, नेट फोर्स से आपका क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है, कंजर्व नहीं होगा। ये हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो हमने फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, नेट फोर्स जीरो है, ये बिल्कुल सही है। नेट फोर्स अगर जीरो है ना, तो जो भी चेंज आता है आपका डीपी अपॉन dt, वो फॉलो करता है एफ, है ना? और अगर एफ हमारा जीरो हो जाता है, तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेट टॉर्क ऑन इट जीरो, भैया ये तो एंगुलर मोमेंटम के साथ डील कर रहा है, लीनियर मोमेंटम के साथ। द नेट वर्क डन ऑन इट इज मैक्सिमम, तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है ही नहीं भैया। नेट फोर्स अगर उस पर जीरो होगा, तो ये डील करेगा लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के साथ। अब आ जाते हैं भाई, एक स्टोन आपने टाइट किया है स्ट्रिंग के साथ, और आप उसे घुमा रहे हैं लगातार एक सर्कल में, तो कितना वर्क डन किया जाएगा इस स्ट्रिंग के द्वारा? देखो भाई,
आपने पत्थर बांध दिया, आप घुमा रहे हो, किसी के सिर पे लग सकता है, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ये छूट के गिरा, उसके सिर पे लगा तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम ओवरऑल बात अगर करें तो नेटवर्क स्ट्रिंग के द्वारा क्या पॉजिटिव किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फोर्स जो है वो आपकी परपेंडिकुलर आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के, है ना? तो ये नहीं होगा। नेगेटिव, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा। जीरो की बात करते हैं तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आ जाती है सेंट्रीपीटल फोर्स, जो कि एक्ट करती है कैसा, एक रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है टेंजेंशियल, यानी कि सरफेस को छू के निकलता है। तो वर्क मतलब हो जाएगा आपका जीरो। और डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टोन, तो मास देखो फोर्स को अफेक्ट तो करता है, लेकिन आपने फोर्स ज्यादा लगाई है तो फिर बातें बदल जाएंगी, है ना? तो वो हमेशा जीरो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अज्यूम ए डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन एक्स मिनट्स और बी ने किया है 1000 जूल्स ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। तो अगर पावर डिलीवर की गई है ए के द्वारा P1, बी के द्वारा P2 और P1 इक्वल टू 2P2, तो एक्स मिनट्स में कितना पाया जाएगा? देखो भाई, पावर का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम आ जाता है ना? तो P1 की वैल्यू कितनी है, 500/2 हो गई, ये 500 हो गया आपका। ठीक है, इन एक सेकेंड, सॉरी, टू कहाँ से आ गया, P1 इक्वल टू 2P2, हाँ, P1 इक्वल टू 500/x हो जाएगा, है ना? और P2 कितना हो जाएगा, 1000/20 हो जाएगा। ये 1000, ये 20, ये 500 और x। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको क्रॉस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 50। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई। P1 इक्वल टू 2P2 आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है P1 यानी कि 500x और P2 इंटू 2 इंटू 50 यानी कि 100, यानी कि ये चला गया, यानी कि 5 इक्वल टू एक्स आ गया, है ना? तो ये गलत, ये सही, ये गलत और ये गलत। आगे आते हैं। साउंड वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूसेस 10 क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ये तो आपको पता होगा, साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो वो ऐसा साइन वाला एम्पलीट्यूड बनाती है, साइन वेव का पूरा प्रोसेस बनाती है ना? ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट होता है, नीचे वाला पार्ट आपका होता है ट्रफ। ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। तो वेवलेंथ साउंड वेव की कैसी होगी? देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले 0.1 सेकेंड टाइम में टोटल ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं? टोटल ऑसिलेशंस यानी कि 20 क्रेस्ट, 20 ट्रफ, यानी कि टोटल 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20 कंप्लीट वेव्स बन रही है ना? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के तो एक ऑसिलेशन होगा। ठीक है, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, लैम्डा इक्वल टू म्यू ऑफ अपॉन एफ, है ना? फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20/0.1, आपका ये आ गया, यानी कि ये यहाँ पर तो ये आ गया 20 हर्ट्स, ये आ गया, है ना? लैम्डा न्यू अपन एफ को अगर फॉलो करें तो भैया 330 इसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी आ जाती है 200, ये गया यहाँ से 20, 1.6 एंड 5, 1.65 मीटर, है ना? तो आंसर आ गया सी। कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में मिल जाएगा। एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड। एक्सरे किसके द्वारा डिफ्लेक्ट किया जा सकता है? देखो भाई, एक्सरे हम सबको पता है क्या है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना? अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा? इससे भी नहीं होगा। बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होगा? ये भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है, नीदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला जा रहा है कि एक सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव और आईपीस आपके रिस्पेक्टिवली जो यूज किए जाते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें या, अच्छा सॉरी, मैंने माइक्रोस्कोप का डाल दिया, माय बैड। ये डायग्राम सही यूज किया है लेकिन ये माइक्रोस्कोप का डाल दिया है। ठीक है, अब देखो, सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका रहता है वो भी आपका एक कन्वर्जेंट लेंस होता है। देखो भाई, कन्वर्जेंट कर रहा है लाइट को, है ना? और उसके बाद में जो आपका आईपीस होता है वो भी क्या कर रहा है, दूसरी तरफ से चीजों को कन्वर्जेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट लेंस एंड अ कन्वर्जेंट लेंस दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस ही रहते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू CDS 1 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियस सी बात है,
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बिल्कुल गलत आ जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, एक 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 इंफॉर्मेशन जो रह गई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है आपका, ये आपका होता है फ्रंट लेंस। ठीक है। इसका क्या काम है? इसका काम होता है कि भैया किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट को कलेक्ट करना, है ना। ऑब्जेक्ट्स हमारे काफी दूर हैं, तो लाइट जो उससे आ रही है काफी पैरेलल तरीके से आ रही है, और फिर इसको क्या कर देता है, एक कन्वर्ज कर देता है, और ये क्या करता है, आपकी एक रियल, एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस होना ही चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। आईपीस जो आंख के पास में हम लोग लगाते हैं, इसका काम क्या रहता है, जो रियल इमेज बनी थी उसको मैग्नीफाई करने का काम है इसका, है ना। तो इसको कंफर्टेबल तरीके से करने के लिए आईपीस क्या करेगा, आपका रियल इमेज का मैग्निफिकेशन करेगा। तो वो भी एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया कि ऑप्शंस में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर हम कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस की बात करें, तो कन्वर्जेंट लेंस आपने यहाँ लगा दिया है, वो तो चलो ठीक है। डाइवर्जेंट यानी कि आपने कॉनकेव लेंस बना दिया है, तो वो क्या करेगा, मैग्नीफाई नहीं करेगा, वो रेस को फैला देगा। डाइवर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस दोनों कॉनकेव लेंस आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो ये क्या कर देंगे, ये मैग्निफिकेशन प्रॉपर तरीके से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का नहीं करेंगे। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लगा रहे हैं, तो डाइवर्जेंट तो आपका पैरेलल रेस को कलेक्ट करेगा नहीं, वो तो उल्टा फैला देगा, है ना। और तो ऑप्शन आपका इसमें होगा लास्ट। अब आ जाते हैं हम लोग, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। देखो, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सबसे ट्विंकलिंग नहीं होती, हम सबको पता है रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, है ना। रिफ्रैक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, यानी कि जो लेयर्स एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इनकी जब डेंसिटी में बदलाव आता है, तो हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना दिखता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट की रे एक मीडियम से ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम में, है ना। एक की डेंसिटी ज्यादा, एक की डेंसिटी कम, ऐसा कुछ चलता रहता है ना। तो जब भी आप सितारों को देखोगे तो ये ट्विंकलिंग करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ब्राइटनेस और पोजीशन में इनकी बदलाव आता है ना। क्योंकि एटमॉस्फेयर से लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं करती, अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग लेयर्स जो है मिल जाती हैं। यानी कि जो म्यू की वैल्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, वो हर किसी के लिए बदलती रहती है, डेंसिटी के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना। तो इसी की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, स्टारलाइट बैंड कर जाती है। अपरेंट पोजीशन मतलब स्टार होगा यहाँ और हमें दिखेगा भैया कहीं और, है ना। ये है यहाँ पर लेकिन हमें दिख रहा है वो किसी और पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है। प्लैनेट्स लेकिन भैया ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स आपके नियर बाई होते हैं, जबकि स्टार्स होते हैं काफी ज्यादा दूर। ठीक है। इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस से आपका ट्विंकलिंग नहीं होता है, इससे एक पर्टिकुलर फिनोमिना होता है, इसको बोला जाता है न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है। या फिर जो थिन फिल्म के कलर्स बनते हैं ना, पेट्रोल को गिरा दो के पानी पे तो जो दिखता है वो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन में लाइट वेव्स का वाइब्रेशन होता है, ये भी इससे जुड़ा हुआ नहीं। डिफ्रैक्शन में आपका क्या बोलते हैं, मतलब स्टार से रिलेटेड तो ये भी नहीं है, लेकिन डिफ्रैक्शन में आप ये समझ लीजिए कि ऑब्स्टेकल्स के आसपास लाइट का स्प्रेड होता है, लाइट आसपास चारों तरफ फैल जाती है, जैसा आसमान नीला नीला दिखता है हमें, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, डिस्पर्जन सॉरी, उसकी वजह से होता है। अब आते हैं, वेन डे ग्राफ जनरेटर जनरेट्स, भैया क्या जनरेट करता है वेन डे ग्राफ जनरेटर। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग ये क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है। वेन डे ग्राफ जनरेटर का काम रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से रिलेटेड, यानी कि ये बहुत हाई डायरेक्ट करंट का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर बेल्ट को यूज किया जाता है, इस तरह का ये जो बेल्ट रहता है, इस बेल्ट पे ये क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज को यूज करके बहुत हाई डीसी प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं, हाई वोल्टेज लो अल्टरनेटिंग करंट भी नहीं होगा, हाई वोल्टेज लो डायरेक्ट करंट भी इसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन थोड़े स्किप करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चंस ये लोग ऐसे दे देते हैं कि भैया ये क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो इन क्वेश्चंस को यूजली स्किप करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है करंट अफेयर, जो कि आता है नेशनल का। नेशनल यानी कि स्टैटिक वाले पार्ट में ये करंट अफेयर्स हमारा नॉर्मली पूछा जाता है। ओके। हाँ। अब देखो भाई, सबसे पहले
इसमें ये बोला जा रहा है कि इन फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स को हमें देखना है और इसके बेसिस पे हमें ये पता कर लेना है कि कौन सा इवेंट आपका कब कंडक्ट किया गया था। साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट हमें सबको पता है 1971 के वॉर के टाइम पे ही इसको किया गया था। ठीक है। फिर आ जाता है आपका, ये 1971 के वॉर के टाइम पे किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 2001 में किया गया था। ठीक है। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 1974 में था ना। इंडिया फर्स्ट, एक सेकेंड, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मेरे ख्याल से ये 1974 में था ना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरन में किया गया था। हाँ, ये हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है साइनिंग ऑफ द सार्क चैप्टर एट द फर्स्ट सार्क समिट, ये कब आता है? ये हुआ 1974, ये हुआ 2001। ठीक है। ये हुआ था 1985 में। कहां पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई थी। तो इवेंट के बेसिस पे देखें तो भैया हमें करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड एंड टू। तो 1432, ये रहा। चलो भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पॉलिटी के। ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, और आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्या सिस्टम आ जाता है? देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आप सबको पता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा। कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी अलग से क्लासेस जो है उनमें मैंने समझाया हुआ है। जब पीवाईक्यू सेशन कवर करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा हम फोकस करेंगे आंसर की तरफ। ठीक है। A candidate who wins may not get the majority of the votes, ये बिल्कुल सही आ जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में आपके 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। टोटल वोटर्स आपके आ जाते हैं 100। इसको मिले हैं 30 वोट, इसको 20, इसको 20, इसको 20, 60, 70, 80, 90, इसको 10। कैंडिडेट ए हमारा जीत जाएगा। इसको मेजोरिटी नहीं मिली है, 50 से ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीत रहा है। यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब हाईएस्ट वोट जिसको मिले हैं। इसको बोला जाता है प्लूरे एक सेकेंड प्लूरैलिटी, हाँ प्लूरिटी बोला जाता है ना, कि भैया 50% से भी कम अगर आपको वोट मिल रहे हैं तो भी आप जीत जाओगे। ठीक है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल गलत। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट द कैंडिडेट, ये भी गलत है भैया। वोटर्स कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, वैसे तो पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वोट तो कैंडिडेट को किया जाता है। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, ये भी टोटली गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भैया यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। जो जीतेगा वही आगे जाएगा। आगे आ जाते हैं, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट। ये जो आपको ये सब दिख रहा है, ये मेरे नोट्स में से शामिल है, इसलिए मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। तो स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट बताया जा रहा है। सबसे पहले आर्टिकल 371, तो ये आ जाता है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, है ना। तो ये आ गया गुजरात। आर्टिकल 371 ए, ये आ जाता है नागालैंड के लिए। ठीक है। आर्टिकल 371 बी, ये आ जाता है असम के लिए। आर्टिकल 371 आई आ जाता है गोवा के लिए। आगे फिर से पॉलिटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है। सबसे पहले, प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन मेड वाइड 106th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मित्रों, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 106th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 2023 का है, ठीक है, इसमें 1/3 रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड तो किया गया है ना। तो वो लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा के लिए है, लेकिन राज्यसभा उसमें इंक्लूड नहीं है। सेकंड, देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। तो देखो भैया, आपका जो रिजर्वेशन है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से 74th अमेंडमेंट से दिया जाता है। 73rd से जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, 74th से जाता है म्युनिसिपल कमेटीज और कॉर्पोरेशंस वगैरह के लिए, इनके द्वारा 1/3 रहता है। तो ऑप्शन 3 तो हमारा सही है।
कि प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत होता है, ये तो सही है। लेकिन सेकंड वाले को देखोगे तो देखो 106 अमेंडमेंट के बेसिस पे हमारा 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जाने वाला था। उसमें 1/3 रिजर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा में किया गया, स्टेट असेंबली में किया गया, लेकिन विधान जो परिषद होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, उनमें नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन होगा गलत, यानी कि हमारा ऑप्शन होना चाहिए मात्र 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, बिल्कुल। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इसको जोड़ दिया गया था, इसको स्टेट से कंकरेंट में डाल दिया गया था, तो ये सही है। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है भैया, प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है इसको, है ना? तो ये हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस, सेंसस और इंश्योरेंस ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं भैया आपके यूनियन लिस्ट में। तो इंश्योरेंस तो सही है, लेकिन सेंसस आ जाता है गलत, मतलब यही हो गया हमारा सही आंसर। उसके बाद which of the following statements with reference to the preamble to the Constitution of India are correct? The word secular comes before the word socialist. कहाँ है भैया सेकुलर? नहीं भैया, सेकुलर तो सोशलिस्ट के बाद आता है, ठीक है? यानी कि ये भी 42nd CAA 1976 के द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों वर्ड्स को डाला गया था, है ना? तो सोशलिस्ट और सेकुलर ये ऑर्डर आ जाता है। द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर इक्वलिटी, तो जस्टिस तो इक्वलिटी से पहले आ रहा है, ये तो सही है। द वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत ही बेसिक आंसर है भाई, 2 and 3 ओनली। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? आप सबको पता है पार्लियामेंट में अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए, उसी में आ जाते हैं मोशंस, ठीक है? तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से हमारा सही आ जाता है? सबसे पहले, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भैया देखो आर्टिकल 75 में साफ साफ बोला गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में मूव कराया जाता है, कलेक्टिवली कराया जाता है, इंडिविजुअली ये मूव नहीं कराया जाता। दूसरा, a no confidence motion must set us out grounds on which it is based, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मेंबर्स सिंपली ये बोल देते हैं कि भैया हमारा विश्वास हो चुका है, खत्म, खत्म हो गया। तो भाई चलो, काफी सही बात है ना? तीसरा आ जाता है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही। नो कॉन्फिडेंस तो आपका लोकसभा ही कर सकती है, क्योंकि वहीं पर तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, राज्यसभा में तो आपके स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है? तो इस एक तरीके से लोकसभा ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। लेकिन हम चौथे ऑप्शन को भी देखेंगे। अ सेंसर मोशन नीड नॉट टू बी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड्स और चार्ज, बिल्कुल गलत आ जाता है। सेंसर मोशन यानी कि इसमें कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्राउंड्स होने चाहिए, है ना? तो ये आपका हो गया गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? आप इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, पार्ट 4th डील करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, है ना? तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है? पार्ट 4th ए की बात करते हैं, तो पार्ट 4th ए ये डील करता है डीपीएसपी के साथ, है ना? 14 ये बाकी डिटेल्स तो आपको बता ही दिए, मेरा काम यहाँ पर आपको आंसर की को थोड़ा एक्सप्लेन करने का है। मैं यहाँ पे जरूर से ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही होंगे। अभी टीचिंग वाला काम नहीं चल रहा है, अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना? चलो, अब ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हुए। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल का। इसको हमने करंट अफेयर्स में कई बार कवर किया है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो एक बॉर्डर डिमार्केशन है जो सेपरेट करता है किसको? ड्यूरेंट लाइन आपकी 1893 में बनाई गई थी, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ जाती है, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ठीक है? अफगानिस्तान और ईरान तो नहीं आता, इसको सिंपली ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो भैया हम लोग यूज करते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? अफगानिस्तान और चाइना के लिए जो रहता है बहुत छोटा सा एरिया आ जाता है, इसको बोला जाता है वखान कॉरिडोर, ठीक है? डोरेंट लाइन नहीं। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ये क्वेश्चन एक रैंडमली इन्होंने पुट कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री।
कंसिडर द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा है चिपको मूवमेंट के बारे में। चलो भाई, चिपको मूवमेंट जंगलों को बचाने के लिए 1973 में किया गया था, जो कि उस समय का उत्तर प्रदेश था। अब उत्तराखंड है ये, है ना। यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए किसके द्वारा ये लीड किया गया था? गौरा देवी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1928 में किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल रेवेन्यू हाइक के खिलाफ था। और सत्यशोधक समाज तो आपका 1873 में आ जाता है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो 1973, 1873 और 1928 ऑर्डर को देखेंगे तो आना चाहिए 3, 2, 1। आगे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमारा आ जाता है। इसको मैं रखूंगा नेशनल वाली कैटेगरी में ही रखूंगा मैं इसको, क्योंकि हमारे नेशनल से ज्यादा कंसर्न आ जाता है, लेकिन ये भी स्टैटिक का पार्ट है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ताशकंद एग्रीमेंट इज करेक्ट? ताशकंद फाइल नाम की एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 10 जनवरी 1966 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1965 के वॉर के बाद में। रशिया में ताशकंद नाम की जगह है, वहां पर उस टाइम पे यूएसएसआर, सोवियत रशिया। ठीक है, ताशकंद अभी आपका उज्बेकिस्तान में लाया करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा इट वाज एन अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड सोवियत यूनियन तो बिल्कुल नहीं है। एग्रीमेंट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, इसका क्वेश्चन अभी आएगा। 1971 वॉर के बाद में शिमला एग्रीमेंट किया गया था, इसका आंसर तो ये आ जाता है। अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया तो भैया टोटली अनरिलेटेड है। आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पॉलिटी का कोर क्वेश्चन है। हमारे 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, जो कि अब 22 हो चुकी हैं। जैसे मणिपुरी की बात करें, ये पीवाईक्यूज में हमने किया हुआ है। 71st अमेंडमेंट 1992 से इसको जोड़ा था। नेपाली की बात करते हैं तो इसको 92nd अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डोगरी की, तो इसको भी 92nd से ही जोड़ा गया था। एक सेकेंड, डोगरी को नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मणि एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मणिपुरी को हमने जोड़ा था 71st से, 1992 में। ठीक है, और नेपाली को हमने जोड़ा था कैसे? 71st से। नेपाली को भी 71st से जोड़ा था, हाँ। डोगरी आपकी 92nd से आई थी 2003 में, गोंडी तो जोड़ी ही नहीं गई है। ठीक है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है आपकी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी एक तरीके से पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ेंगे, 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका एशियंट हिस्ट्री से, कि इनमें से कौन से किस को हम एंशियंट इंडियन स्मृति लिटरेचर का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। देखो, दो तरह की आपकी चीजें होती थी। श्रुति, जिनको सुना गया है, जिसमें कौन से आते हैं? जिसमें आते हैं वेद, जिसमें आते हैं आपके उपनिषद। ठीक है, इसमें वेद उपनिषद वगैरह आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं स्मृति लिटरेचर की, तो स्मृति का मतलब होता है जो कि आपने क्या किया गया है, जो आपने याद रखा गया है ना, रिमेम्बर। इसमें आपके बहुत सारे एपिक्स आ जाते हैं, एपिक्स यानी कि रामायण आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पुराण भी आ जाते हैं, कोडिफिकेशन वाली बहुत सारी चीजें जो है वो भी आ जाती है। लाइक आपका कल्प सूत्र की बात करें, तो कल्प सूत्र भी इस स्मृति में ही आता है। यानी कि ये जैन कोर टेक्स्ट, कैनोनिकल टेक्स्ट इनको बोला जाता है। तो जैन कोर टेक्स्ट है इनको, लेकिन स्मृति में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा 1, 2, 3 ओनली। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर्स? अगेन करंट अफेयर के क्यूएस में हमने इसको शामिल किया था। साफ साफ आंसर हमें पता चल रहा है, सुचित्रा कृपलानी वाज द करेक्ट आंसर, 1963 टू 1967। ठीक है, सरोजनी नायडू तो आपकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी भैया। ठीक है, हंसा मेहता जो थी, ये आपकी एक सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर थी। तो इसको हम रखेंगे करंट अफेयर ऑफ नेशनल, यानी इस बार स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक के पार्ट। ठीक है, एक सेकंड मित्रों।
अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट भैया इसमें से करेक्ट आ जाता है? सी राजगोपालचारी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न। देखो भैया इनके बारे में भी हमने कई बार कवर किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पहले आपके जो रेसिपिएंट्स थे वो 1954 में तीन लोग थे। एक तो सी राजगोपालचारी भी थे, ठीक है। एक आपके थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं सीवी रमन। टेक्निकली इसमें थोड़ा डिबेटेबल आ सकता है ना। मतलब कि वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न। अब इससे जो इंडिकेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि सिर्फ इन्हीं को दिया गया है ना, लेकिन ओवरऑल तीन लोगों को दिया गया। तो मैं तो देखो इसको गलत की कैटेगरी में रखूंगा, थोड़ा ट्विस्टिंग है वर्ड्स। और दूसरा आ जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंट्रीगल ह्यूमनिज्म। तो इसको हमने क्यूएस में भी किया है। और बिल्कुल ये देखिए, इंट्रीगल ह्यूमनिज्म प्रोपाउंडेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हो गया सही, यानी कि टू ऑन। अब आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूट एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यानी कि शिमला, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक जगह आती है उसका नाम है वाइस रीगल लॉज, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात है, न्यू दिल्ली। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, नैनीताल, गलत, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो फर्स्ट और सेकंड ओनली। ये क्वेश्चन मैं रखूंगा करंट अफेयर ऑफ नेशनल कैटेगरी। ये किसमें था? ये भी भैया आपका करंट अफेयर ऑफ नेशनल कैटेगरी था, स्टैटिक का पार्ट आ जाता है। ये तो आपका नॉर्मल है, ये भी स्टैटिक का ही समझ लो। अब आगे आते हैं करंट अफेयर, अगेन ये भी हमारा नेशनल कैटेगरी का ही है। इरोक सिम इज अ फेस्टिवल मेनली कॉन्ट्रीब्यूट सेलिब्रेटेड बाय द संथाल कम्युनिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संथाल कम्युनिटी इसको झारखंड, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल में जो सेंटर्ड है वो लोग इसको मनाते हैं। संकेन, या फिर इसको बोला जाता है संकेन, इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल है, जिसको यहाँ पर एक ट्राइब है, उस ट्राइब का नाम है खामटी ट्राइब, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि बोथ वन एंड टू। ये भी हाँ नेशनल में ही था। आगे आते हैं मैत्री, यानी कि मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो भैया ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि थाईलैंड के साथ में हम लोग कंडक्ट करते हैं। एनुअली साल में एक बार या दो बार, कई बार 2 साल में एक बार हम इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी थाईलैंड। बांग्लादेश के साथ में हम करते हैं संप्रीति, पता नहीं क्यों करते हैं। मलेशिया के साथ में हम लोग करते हैं हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। श्रीलंका के साथ में हमारा होती है मित्र शक्ति। ये करंट अफेयर आता है हमारा डिफेंस वाली कैटेगरी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स टू स्टेटस टू स्टेट्स इन इंडिया। किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने के लिए आप क्या क्या चीजों को फॉलो करते हैं? देखो भैया हमारा आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एनडीसी आ जाती है। एनडीसी क्या करती है? एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कुछ गाइडलाइंस आती हैं। उन गाइडलाइंस में ये साफ साफ बताते हैं कि किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी कब दी जाएगी। जब हिली टेरेन रहेगा, हिली और डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस रहेगी तो वो भी काउंट किया जाता है भाई इसमें। स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन जो रहता है, तो भैया कोस्टल जोन के लिए तो नहीं आपका माना जाता है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज में नाइक करते हैं स्ट्रेटेजिकली। और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल इसमें आपका शामिल किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड वाला तो भैया इसमें एविडेंट नहीं है, और ऑप्शन में भी नहीं है भैया। 1 to 4 वाला ऑप्शन नहीं है आपका, है तो भाई। ओ, 1 to 4 है ठीक है। 1 to 4, 1 to 4 भाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर आता है आपका नेशनल कैटेगरी का। आगे, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। कांग्रेस के अंदर ही समाजवाद का झंडा बुलंद करने के लिए, जिसमें प्रोमिनेंट लीडर थे आचार्य नरेंद्र देव जो प्रेसिडेंट थे। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, ये इसके जनरल सेक्रेटरी थे, है ना। तो ये हो गया भाई हमारा करंट आंसर। ये क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं, और ये आता है करंट अफेयर ऑफ डिफेंस। सामने सामने आंसर आ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीलगिरी, सूरत और बगशीर इज करेक्ट।
ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं इंडियन नेवी की, जो कि प्रोजेक्ट आपका 75 के अंडर में आती है। ठीक है, तो आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बख्शीर, ठीक है, ये तीनों की तीनों उसकी कैटेगरी में लाई करती हैं। ये P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। आईएनएस नीलगिरी जो है वो आपका स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट है। और आईएनएस बख्शीर आपका P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट है, जो कि एमडीएस ने बनाया है। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिटेंट्स कमीशन बाय द इंडियन नेवी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज आर बीइंग कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करंट अफेयर ऑफ नेशनल कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भैया हमारा एनएसएसओ इन्हीं के अंडर में करता है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। एनुअल सर्वे ऑन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, ये भी करंट अफेयर्स में था, तो ये तो आ ही जाता है। मतलब 3 और 4 तो हमारे आंसर में रहेंगे रहेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब फर्स्ट और सेकंड की बारी आती है। अब देखो, इसमें एक चीज आ जाती है कि सर्वे ऑन सोशल कंजप्शन जो हेल्थ वाला है, इसको एनएसएसओ कराती है। अब एनएसएसओ जो है वो हमारा एमओएसपीआई के अंडर में आती ही आती है, तो ये भी आपका सही हो ही जाएगा। इसको लेके थोड़ा डाउट आ जाता है आपका कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम और आईसीटी स्किल्स, ये अनलाइकली है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा इसको जो है वो करेगी। तो ऐसा कोई सर्वे मेरी जानकारी में तो नहीं है, तो ये मैं गलत करूंगा। लेकिन ऑप्शंस का यहाँ पर समस्या आ जाती है। 1, 3, 4 हमारे ऑप्शन बोले गए, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है ना। लेकिन वही है कि चांस ले लेते हैं और ए वाले ऑप्शन को हम लोग सही कर देते हैं, या फिर सी वाले को भी सही कर सकते हो। देखो, इसमें आप कोई भी सही कर सकते हैं, ए और सी बोथ आ सकता है, ये आपके विवेक के ऊपर है। मैं सी को करना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है, ये मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भैया एनएसएसओ जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में इसको कर रही है, ठीक है, या फिर किसी और के अंडर में कर रही है। चलो, मैं एक बार को ये समझ के कर ले, आप अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है सीए ऑफ नेशनल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिल्कुल गलत है भैया। जनवरी के करंट अफेयर्स में देखो, कंटिन्यूएशन किया है पीएमएफबीआई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो भाई ये बिल्कुल सही है। RWBCIS, इसको इन्होंने कंटिन्यूएशन अप्रूव कर दिया है, तो ये आपका सही है। सॉरी, ये गलत हो गया था, ये वाला गलत है, डिसकंटिन्यू नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें आएगा टू ओनली। अब आगे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी, स्टैटिक का पार्ट आता है। यूरोपियन यूनियन, इसका स्थापना की गई थी 1993 में। एक ट्रीटी की गई थी आपकी, मास्ट्रियास्ट ट्रीटी, इसके तौर पर। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक की स्थापना की गई थी आपकी 1989 में। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको किया गया था 1967 में, सी। और फाटा यानी कि फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज, इसको किया गया था 1994 में प्रपोज, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, द बुक ऑफ आर्ट ऑफ वार, ये आपका करंट अफेयर समझ लीजिए, या फिर आप इसको हिस्ट्री समझ लीजिए। मैं इसको इंटरनेशनल की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये कई बार इंटरनेशनल रेफरेंसेस में आ जाता है, ठीक है। हम सबको पता है द बुक आर्ट ऑफ वॉर, तो ये तो सुन 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 लिखी थी ना। ओ भाई, ये क्या है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये ऑप्शन गलत तो नहीं है भाई। माशिया वैली ने आपका क्या बोलते, देखो चाइनीज में तो भैया ये तो द आर्ट ऑफ वॉर, भैया यार ये तो क्या है ये, सुन ने तो लिखी थी इसको। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि निकोलो माशियावेली, जिनको कई बार कंपेयर किया जाता है हमारे चाणक्य के साथ में, ठीक है, चाणक्य को माशियावेली, इंडिया माशियावेली भी कहा जाता है। इन्होंने भी अर्थशास्त्र के बेसिस पे वॉर से रिलेटेड काफी सारी चीजें लिखी थी। तो ऑप्शंस की कमी की वजह से निकोलो माशियावेली को, और सबसे क्लोज आंसर हमारा यही आ जाता है, इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। नाउ, which one of the following military operations was not undertaken by India? एक सेकंड रुक जाओ। माशिया वाली ने तो प्रिंस नाम की बुक लिखी थी, ठीक है।
थ्यूसाइडिसिस ने क्या लिखा था? इसने एक लिखा था हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथान लिखी थी, ठीक है। और उसके बाद जेएस मिल ने तो भैया ऑन लिबर्टी लिखी थी। हाँ, इसमें से किसी ने नहीं लिखा, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर निकालो, मैशेवेली रहेगा। अब चलो, इसमें से कौन सा मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया ने नहीं किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्राइडेंट हमारी नेवी ने किया था, है ना। ट्राइडेंट तो भैया हमने 1971 में कराची के पोर्ट पे किया था। अभी भी मौका था भैया सिंदूर के टाइम पे करने का। ऑपरेशन बंदर 2019 में बालाकोट स्ट्राइक। ऑपरेशन अप्लेस 1965 में जब हमने हमने अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो यूक्रेन ने किया अभी हाल फिलहाल। तो ये करंट अफेयर आ जाता है इंटरनेशनल कैटेगरी का। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अर्नाला एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट करंट अफेयर ऑफ डिफेंस कैटेगरी। चलो, इट इज इंडिजीनियसली बिल्ड डिजाइन इन इंडिया, बिल्कुल सही। इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक अर्नाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। इट हैज बीन बिल्ट अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ जीआरएससी विद एमएस लॉन्सन एंड टर्बो शिपयार्ड, तो ये आ जाता है बिल्कुल गलत। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। एल एन टी कटुपल्ली के साथ कोलैबोरेट किया। अच्छा, ठीक तो है भाई, ये एल एन टी कटुपल्ली के साथ ही तो किया है ये। जीआरएससी ने बनाया है। एम एल टी शिपयार्ड लॉन्सन एंड टर्बो के साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही तो है यार। 1 2 and 3। आगे, Robert Prevost became the Catholic Pope after the death of the Pope Francis. Which of the following statement is are correct about him? देखो भैया, इनको 2025 में पोप के तौर पे इलेक्ट किया गया पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद। इन्होंने नाम लिया लियो, लियो एक्स वाई वी, यानी कि लियो 14। ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ही बिकेम द 271, ये भी टोटल गलत है। वो 267 पोप है रोमन कैथोलिक चर्च के। डुअल सिटीजनशिप है यूएसए की और पेरू की, तो ये बिल्कुल सही है। पेरू के नेचुरलाइज सिटीजन 2015 में बने थे। ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। तो 3 ओनली, ठीक है। ये करंट अफेयर हो गया इंटरनेशनल कैटेगरी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डैम्स ऑन द चेनाब रिवर इज आर करेक्ट। चलो, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये करंट अफेयर मैं रखना चाहूंगा, किस कैटेगरी में रखूं भैया इसको? इसको देखो, हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, बट करंट अफेयर ऑफ नेशनल में रखना ज्यादा प्रोबेबल बेटर है, ठीक है। तो सलाल डैम, अलाल डैम और बगलिहार डैम चेनाब रिवर पर सिचुएटेड है, बिल्कुल सिचुएटेड है। बगलिहार डैम की ग्रेटर हाइट है सलाल डैम से, बिल्कुल भाई। बगलिहार में कितना है? 144 मीटर। और सलाल की कितनी है? 113 मीटर, तो ये सही है। सलाल डैम ऑपरेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और बगलिहार किया जाता है एन एन एच पी सी लिमिटेड के द्वारा। तो गलत, दोनों के दोनों को जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेट करता है। तो 1 and 2 आपके करेक्ट आंसर। Now, which of the following statements about Alcatraz, which was recently in the news, is are correct? भाई क्या सही है इसके बारे में? It was once a defense fort on Alcatraz Island of America. बिल्कुल सही आ जाता है, डिफेंस फोर्ट था, ओरिजिनली मिलिट्री फोर्ट ही था ये। इट वॉज वंस अ प्रिजन ऑन अल्काट्राज आइलैंड ऑफ अमेरिका, बिल्कुल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन 1934 to 1963। काफी सारी मूवीज भी बनी। It was once occupied by Native American students known as Indians of all tribe। बिल्कुल सही, 1969 से लेके 1971 तक प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे बंदे, ऑक्यूपाई कर लिया था इसको। 1 2 3 तीनों सही होंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये रहेगा करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी। ये मैं बताता जाता हूँ क्या कि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि भाई कोई भी चीज जो है वो यू नो किस कैटेगरी में मैं क्यों रख रहा हूँ। कई बार हो जाता है कि ओवरलैप भी कर जाते हैं, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रखता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो साफ साफ करंट अफेयर है डिफेंस वाली कैटेगरी का। जो हमने शामिल किया सारी चीजें पूछी गई हैं इसमें, ठीक है। हैमर इज अ वेपन सिस्टम बिल्ड फॉर द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही। स्काल क्रूज मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो, बिल्कुल सही। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है आर बिल्ट अंडर अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, सबको पता है भैया आपका, है ना। तो 1 2 3 तीनों सही है। अब आ जाते हैं रिसेंटली आईसीएआर, इन्होंने क्या कांड किया है। ये करंट अफेयर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखूंगा मैं। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने वर्ल्ड का फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को बनाया।
कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन्होंने जो है जिनोम एडिटेड शीप भी बनाई है। मैंने एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन ये शीप के बारे में पूछेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में किया था, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया आपका राइस के बारे में। बट हमने उसका क्वेश्चन भी कवर ऑलरेडी किया हुआ। The genome edited varieties DRR rice 100 Kamla and Pusa DST rice 1 have been developed by ICARI New Delhi। क्या ये सही है? बिल्कुल सही आ जाता है। DRR rice 10 100 Kamla based on Samba Masuri has a shorter duration of maturity। देखो जो नॉर्मल सांबा मसूरी जो होता है वो 150 दिन में आपका मैच्योर कर जाता है, बट डीआरआर के पास में ये जो 100 है ये 100 दिन को डिजिग्नेट करता है। ठीक है, नहीं नहीं 100 100 दिन को डिजिग्नेट नहीं करता, 125 डेज में ये मैच्योर हो जाता है, ये कुछ और डिजिग्नेट करता है। दोनों सही होंगे हमारे। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्टैटिस्टिक्स टू एवेल्युएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड्स इन द फाइनेंशियल साइकिल। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोर इकोनॉमिक्स के मैक्रो का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि भैया इकोनॉमी फाइनेंशियल साइकिल के टाइम पे किस जगह पर खड़ी है हमें कौन बताता है। ठीक है, क्या एग्जैक्टली चीज बताइए। देखो टैक्स और जीडीपी की रेशियो की बात करें तो ये आपका टैक्स रेवेन्यू को मेजर करता है ना, फाइनेंशियल साइकिल की पोजीशन को नहीं करता। हाउस होल्ड कंजप्शन या जीडीपी रेशियो को देखें तो ये हमारे कंजप्शन पैटर्न को बताता है ना, कितना क्या कंज्यूम किया है। साइकिल स्टेज को ये भी नहीं बताता। क्रेडिट और जीडीपी रेशियो को देखेंगे तो ये लेवरेज लेवल को दिखाता है कि भैया कितना उधार है कितना क्या है, ये भी हमारा फाइनेंशियल साइकिल नहीं दिखाता। फिजिकल डेफिसिट या जीडीपी जो रेशियो रहता है ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना बोरो कर रही है ना। ये बेस्ट मीजर होता है मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के पता करने का। ठीक है, कि इकोनॉमी फाइनेंशियल साइकिल पे कहां पर खड़ी है, कितना सरकार ले रही है, कितना उस पे उधार है, कितना वो लोगों को बांट रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स इज आर करेक्टली मैच्ड। ये जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर आपका आएगा नेशनल की कैटेगरी में। ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर होते हैं आपके ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो रहते हैं रीशेपिंग कॉर्पोरेट लैंडस्केप। ये क्या बोलते हैं, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो डिजाइन टू लीवरेज ग्लोबल टैलेंट पूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करता है, स्ट्रेटेजिक हब बनाता है, इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप को रिशेप करता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, यूविन पोर्टल आपका आ जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस स्टेट्स। बिल्कुल गलत भाई, यूविन पोर्टल का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है इसी पेपर में, आप देखना अभी आगे भी आएगा, है ना। यूविन जो पोर्टल है आपका ये तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड आ जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो वन ओनली विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट SMNID इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, ये किसका मेजर कंपोनेंट आ जाता है? देखो भैया DAYNRLM इसके अंडर में क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मोबिलाइज किया जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर में ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आ जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मोबिलाइज करना है, इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करने हैं, ये सब चीजें आपकी इससे रिलेटेड आ जाती है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात करेंगे तो ये तो टोटली अनरिलेटेड है, नाम से पता चल रहा होगा। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करेंगे तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, ये करंट अफेयर हमारा आता है नेशनल कैटेगरी का। अब उसके बाद आगे आते हैं और बात करते हैं विच, अब ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं हार्डकोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैंने पहले भी रील्स में ये चीज बेसिकली बताई थी आप लोगों को कि जो चीज प्रीलिम्स में पैटर्न जा रहा है, जो पैटर्न आपका CAPF AC में जा रहा है वो CDS में भी फॉलो किया जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि IT से रिलेटेड है वो आपके पूछे जाएंगे, जो कि 5-6 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। जैसे कि विच लैंग्वेज यूजेस द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड्स नीडेड टू प्रोग्राम अ पर्टिकुलर प्रोसेसर और प्रोसेसर फैमिली। तो जैसे मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में कोई सिंबल्स नहीं होते हैं, सिर्फ जीरोस होते हैं और वंस होते हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये क्या यूज करती है, ये यूज करती है सॉरी निमोनिक्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मशीन कोड्स का किया जाता है ना। जैसे कि MOV होता है, ADD होता है, मशीन असेंबली लैंग्वेज वाले बंदे जान जाएंगे, थोड़ी कोडिंग वोडिंग करते हैं। हाई, ये आंसर हमारा करेक्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश जैसे नॉर्मल आपकी आ जाती है, ये तो भैया इसके साथ बिल्कुल डील नहीं करता। ऑल ऑफ द अबव तो भैया बिल्कुल आंसर इसका नहीं हो सकता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्ट्स? फॉर सॉफ्टवेयर पोर्ट्स क्या करते हैं? कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर, बिल्कुल ये किया जाता है आपका। ठीक है, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, वो काम तो हमारे हार्डवेयर पोर्ट्स का रहता है ना, यूएसबी का, एचडीएमआई का। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नहीं रहता। आइडेंटिफाई डिफरेंट डिवाइस सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर वगैरह, तो एफटीपी, तो भैया ये बिल्कुल इसका काम रहता है। ठीक है, जैसे कि आप एचटीटीपी यूज करते हैं ना, एचटीपीपी के लिए हम लोग पोर्ट 80 यूज करते हैं, ये हो जाएगा। कनेक्टिंग पेरिफेरल्स लाइक कैमरास और स्कैनर्स वगैरह, तो ये भी हार्डवेयर का काम है, इसका काम नहीं है। तो आंसर हमारा आएगा 1 and 3 ऑन, सॉरी 1 and 3 ओनली। अब assuming the computer is a 4-bit computer, what result is produced after subtraction of 3 from 5 using the 2's complement representation? तो भैया आप इसको इतना समझ लीजिए, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इसको करेक्ट आंसर ही जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 0 0। एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर जो है, जो मैंने ढूंढ निकाला था, वो 0010 के में होना चाहिए, लेकिन वो तो लिस्टेड ही नहीं है आपका। तो ये, इसका चलो छोड़ देते हैं भाई, बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का है, छोड़ो से, मैं बाद में ढूंढ के देख लूंगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े हुए हैं 11th 12th में। एनओटी होता है, ओआर होता है, एंड होते हैं, गेट्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। डिवीजन जो है, ये हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, ये लॉजिकल नहीं होता। अब विच अमंग द फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ डिप्लॉइंग अ फायरवॉल? ये क्वेश्चन सीडीएस 2025 का एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, फायरवॉल का क्या काम होता है? एग्जामिन ईच पैकेट अराइविंग फ्रॉम इंटरनेट, बिल्कुल सही। प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, बिल्कुल सही। ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी, बिल्कुल सही। इंटरकनेक्ट टेलीफोन्स, तो ये इसका काम बिल्कुल भी नहीं होता है। आंसर होगा 1 2 and 3 ओनली। जस्ट गिव मी अ ब्रेक। चलो भाई, आगे बात करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। ये जो क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का, इंटरनेशनल का क्वेश्चन है। आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी की कैटेगरी में भी रख सकते हो, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना फ्रीक्वेंटली तो ये नहीं आएगा, तो करंट अफेयर्स में आ जाता है, उसी से रिलेटेड आ सकता है। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं, इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ही कुछ ऐसा है ना। तो ये ओवरलैप करता है 2 3 सब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें कि एम्स्टर्डम सेंट पॉल जो प्लेट्यू है, ये भैया किस ओशनिक रीजन में सिचुएटेड आ जाता है? आप देख रहे हो, यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ पर है अंटार्कटिक, और ये आ रहा है बीच में। तो एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू आपका आता है इंडियन, सदर्न इंडियन ओशन में आता है ना। कहाँ पर? बेसिकली देखो, देखा जाएगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न प्लेट मिलेगा। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका साउथ ईस्ट इंडियन SEIR रीजन में लाई करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग इसको सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऑफ बीट आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें कर लेना है स्किप। आगे, अब ये क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है, ये करेक्टली आपका लाई करेगा करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी, क्योंकि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आता रहता है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से पेयर्स ऑफ सिटी और लेक कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, बफेलो जो है वो न्यूयॉर्क के पास में लाई करता है, और वो किसके साथ में आपका आ जाता है? बफेलो, बफेलो मेरे ख्याल से बफेलो एरी के साथ में आता है। ठीक है, यहाँ से मैच करता है आपका। और डेट्रॉइट लेक सुपीरियर के साथ में तो नहीं आता।
डेट्रॉइट जो है, डेट्रॉइट भी यहीं कहीं आता है आपका, लेक एरी के साथ ही आता है डेट्रॉइट, लेक एरी के साथ में, और एक आता है लेक सेंट क्लेयर के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। मिलावॉकी मिशिगन के साथ में बिल्कुल आता है भाई, यहीं कहीं लाई करता है आपका। और टोरंटो तो भाई आपका ऑन्टेरियो के पास में ही आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टोरंटो यहाँ आएगा। तो ये सही है, ये सही है, ऑप्शन बी इज द नॉट करेक्टली। अब आ जाते हैं हम लोग कोर फिजिकल ज्योग्राफी पे। यहां से हमारे क्वेश्चन जो है आगे आने वाले 7-8 क्वेश्चन कोर फिजिकल ज्योग्राफी के चले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द लाइंस ऑफ एल्टीट्यूड इज आर करेक्ट। चलो भाई, the distance between two successive latitude changes slightly from the equator to the poles, कि इक्वेटर से लेके पोल्स तक लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस जो है वो चेंज होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्या बताया था? 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दो पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में हर पर्टिकुलर डिग्री के लिए, क्योंकि ये होते हैं पैरेलल। If parallels of latitudes are drawn at an interval of 1 degree, the total number of parallels thus drawn, including the equator, will be 179. अगर parallels आप draw कर रहे हैं 1 डिग्री के अंतराल पे, तो total parallels आपके 179 होंगे। गलत। लैटिट्यूड्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और 90 तक जाते हैं, मतलब टोटल आपकी 90 लाइंस आ गई, है ना? तो 90 लाइंस आ गई हैं, यानी कि ये 90 हो जाएंगी, नीचे की 90 हो जाएंगी, एक इक्वेटर को काउंट कर लेंगे तो कितना होगा? सॉरी, 179 क्यों, इक्वेटर को हमने काउंट किया है, ऊपर और नीचे, हाँ 181 लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसमें ना तो वो ना तो ये, यानी कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, इधर वन नॉर टू। आगे, अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन वेट परसेंटेज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा तो भैया ऑक्सीजन है 46% हाईएस्ट, उसके बाद सिलिकॉन आ जाता है 27%, फिर आ जाता है आपका एल्यूमिनियम थर्ड पे 8%, और फिर आ जाता है आपका, अगर इस ऑप्शन में देखें तो कैल्शियम, यानी कि 3%। अरेंज कर लेना भैया आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, आइलैंड नेशन और टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है। कोमोरोस की बात करेंगे तो इंडियन ओशन आईओएस सागर के रिस्पेक्ट में अगर कोमोरोस पूछा जा रहा है तो कोमोरोस आपका ऑब्वियस ही बात है, ये आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, यहाँ आएगा। बफिन आइलैंड जो है वो लाई करता है आपका कहाँ? लेब्राडोर सी के पास, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ऊपर आ जाता है ये, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कहीं बफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। श्रीलंका वाली प्लेट आपकी जो है, वन सेकेंड वन सेकेंड, श्रीलंका वाली प्लेट जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आनी चाहिए थी। सॉरी, श्रीलंका वाली प्लेट जो है वो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन में आनी चाहिए थी। कोमोरोस जो है ये आपका आना चाहिए था, सॉरी कोमोरोस आपका इधर नहीं आया, कोमोरोस इधर आएगा। ये अफ्रीकन अफ्रीकन साइड आना चाहिए था, सोमाली प्लेट के आसपास। कोमोरोस आपका जो है वो आएगा एक सेकंड में इसको दोबारा रीअरेंज कर देता हूँ। कोमरोस आपका अफ्रीकन के पास आएगा, बेफिन आपका जो है वो आएगा नॉर्थ अमेरिका के पास, श्रीलंका इंडो ऑस्ट्रेलिया के पास, और अंडमान आपके आ जाते हैं यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के पास में। इंडो अंडमान यूरेशियन प्लेट के पास। ठीक है, आगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रिचर स्केल इज आर करेक्ट? इट इज द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। भाई इंटेंसिटी स्केल तो आपकी आ जाती है मरकाइली, है ना? तो ये गलत है। ये मैग्नीट्यूड देखता है कितनी एनर्जी रिलीज की गई है। रिचर इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि टू ओनली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्लेशियल ट्रफ इज आर करेक्ट? ये भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, Alpine glaciers strip valleys of their soils, regolith and sediment to form glacial trough. Alpine glaciers क्या करते हैं? ये आपके इस तरह की थोड़ा सा वी शेप्ड में या यू शेप में क्या कर देते हैं? रिवर वैलीज बना देते हैं। ये जो वी शेप की आपकी रिवर वैलीज होती है ना, इनको ये यू शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये वहां से सॉइल, रेगोलिथ और सेडिमेंट को हटा फटा के कटा फटा के कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। When the sea level is below the floor of a glacial trough, the sea water enters as ice front recedes, creating a fjord. जब सी लेवल आपका क्या करता है, इज बिलो द फ्लोर ऑफ अ ग्लेशियल ट्रफ। ठीक है, सी वाटर, हाँ जब सी, ये सी से जुड़े हुए हैं ना, ये देखो भाई नॉर्वे की कोस्ट लाइन में पूरे जुड़े हुए हैं। तो सी वाटर आपका यहाँ से एंटर करता है आइस फ्रंट से, सी वाटर कम हो जाता है,
और मतलब पहले एंटर करता है, फिर उसके बाद में विड्रॉ भी करता है आपका, और एक फ्योर्ड जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी कंसेप्ट जरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है, बोथ 1 and 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। चलो, मिड लैटिट्यूड deciduous forest consists largely of trees that drop their leaves during the summer season। ये गलत आ जाता। ये जो हमारे मिड लैटिट्यूड वाले रहते हैं ना, ये मोस्टली मोस्टली इनमें वार्म समर्स होती हैं, माइल्ड विंटर्स होती है ना। तो ये अपनी लीव्स कब शेड करते हैं? ये विंटर्स के टाइम पे शेड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट आर नेटिव टू ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। ये बिल्कुल सही है। ये आपको वेस्टर्न यूरोप की तरफ और थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका की तरफ यहाँ पे भी दिख जाएंगे, कैलिफोर्निया और यहाँ की तरफ भी। तो ये ऑप्शन सही है। In Asia, the mid-latitude deciduous forest occur as a belt between the boreal forest to the north and steppe lands to the south। यानी कि एशिया में बोरियल यानी कि जो थोड़ा सा सेंट्रल एशिया की तरफ आ जाता है ना, वहां की तरफ थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलते हैं, जो स्टेपी एरियाज आ जाते हैं ना सेंट्रल एशिया के, और ये थोड़ा सा अपना चाइना वाइना की तरफ, यहाँ वाले इन वाले एरियाज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा आपका। Beech, hickory and walnut are common examples of trees found in mid latitude deciduous forest। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है, ये बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एशिया में ये यहाँ पर होते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 3 2 3 4, 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ, अरेंज द फॉलोइंग परमानेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। बहुत बेसिक है भाई। ठीक है, अगर हम इसको करना चाहें तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें, भाई ये तो सभी एकदम कम कम दे रखी है। हीलियम की बात करें तो हीलियम 0.005, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तो और भी ज्यादा कम। ठीक है, फिर आ जाता है नियोन, नियोन सबसे ऊपर है, और फिर आता है आपका जेनॉन, तो जेनॉन आ गया ही। तो नियोन, हीलियम, जेनॉन और हाइड्रोजन। Now, the pattern of planetary winds largely depends upon which of the following factors? तो latitudinal variation of atmospheric heating, बिल्कुल। The distribution of continents and ocean, बिल्कुल। The rotation of Earth, बिल्कुल। 1 2 3। Which of the following statements with reference to water vapor in the atmosphere is are correct? It has a role to play in the stability and instability in the air। बिल्कुल सही। वाटर वेपर क्या करता है? कन्वेक्शन को अफेक्ट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन को, स्टॉर्म्स को, इन सबको अफेक्ट करता है ना। तो ये इसका काम आ जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नीदर बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। ये देखो भैया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आता क्या पूरा भैया? पूरा का पूरा ज्योग्राफी में तो जो हम पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट सामने से ही आता है। आगे, consider the following pairs with reference to world climatic types and their characteristics। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी कि AW की बात करेंगे। इनमें क्या रहता है? इनमें रहता है आपका विंटर ड्राई सीजन। इनका विंटर ड्राई सीजन बिल्कुल सही रहता है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में ना, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में भाई कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? वेट सीजन शॉर्टर रहता है, ड्राई सीजन लॉन्गर रहता है, ड्रॉट ज्यादा सीवियर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है आपका, ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन, विंटर आपका ड्राई सीजन रहता है इसमें। मेरे ख्याल सही है ये। मिड लैटिट्यूड स्टेपी की बात करेंगे। मिड लैटिट्यूड स्टेपी में आपका जो रहता है, ये मिड लैटिट्यूड स्टेपी आपके जो रहते हैं, इनमें मोस्टली सेमी एरिड, बिल्कुल स्टेपी में मिड लैटिट्यूड है तो सेमी एरिड या ड्राई ही रहेगा आपका। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आपका कोई ड्राई सीजन नहीं रहता, ड्राई इन विंटर रहता है मोस्टली, हॉट इन समर रहता है। तो ऐसा कोई खास ड्राई सीजन नहीं रहेगा, वैसे इनका ड्राई वार्म समर रहती है इनकी। ठीक है, मरीन कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की बात करें, नो ड्राई सीजन, सीवियरली कोल्ड समर। मरीन वेस्ट कोस्ट की बात करें तो नो ड्राई सीजन तो समझ में आता है, बट यहाँ सीवियरली कोल्ड समर नहीं हो सकती भाई, माइल्ड समर होती है कोस्टल एरियाज के आसपास। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 3 स्टेटमेंट हमारे सही है। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट टाइप बेस्ड ऑन द गिवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो, ठीक है, एंड इज अराउंड 15 सेंटीमीटर। ये लो भाई। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस विंटर एंटी साइक्लोन्स, ठीक है, एंड दे आर वीकनिंग इन समर सेट्स इन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन। तो
पोलवर्ड समर टेम्परेचर्स लोअर होते हैं, विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस विंटर एंटी साइक्लोन्स इज वीकनिंग इन समर, सेट्स इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड्स इन दिस रीजन, ये भी सही, ये भी सही। पोलवर्ड समर टेम्परेचर्स आर लो, ये भी सही है आपका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स यानी कि DW टाइप। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देखो भाई, बिल्कुल सही बात है ना। अर्ली ईयर्स में गुजरात और महाराष्ट्र के ब्लैक सॉइल एरिया में सेंटर्ड थी। रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही है। गन्ने की तरह नहीं है, आयरन ओर की तरह नहीं है, ये अपना वेट को रिटेन करके रखती है। तो मिल्स आपकी जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल के सेंटर के आसपास ही हो, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा IPG का आ जाता है कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश में किस रीजन में लाया करता है। हम सबको पता है कि इंदौर मालवांचल में आता है, मालवा रीजन बोला जाता है। बुंदेलखंड की बात करें तो ये तो मेरा वाला इलाका आ गया, झांसी ग्वालियर वगैरह, झांसी सागर वगैरह। ठीक है। और महाकौशल की बात करेंगे तो भैया जबलपुर से यही ट्रेन आती है आपकी, महाकौशल एक्सप्रेस। और निमाड़ की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका नर्मदा वैली यानी कि महाराष्ट्र और उसके बाद में गुजरात और MP का बॉर्डर वाला एरिया। Which among the following classes of towns in India holds the highest percentage of urban population? 2011 के सेंसस के हिसाब से किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ टाउन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है? देखो, मेगा सिटी, 1 मिलियन प्लस, इन सब के क्या डिजिग्नेशन रहते हैं? क्लास 1 टाउन यानी कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 1 लाख से ज्यादा लोग। क्लास 2 में 50,000 से ज्यादा से लेकर 99,000 तक, ऐसा ऐसा रहता है। तो सेंसस 2011 के हिसाब से क्लास 1 टाउन्स की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, हाईएस्ट परसेंटेज उनके पास। अब लेकिन ऑप्शन में तो भैया मेंशन क्लास 1 टाउन है ही नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? क्लास 1 टाउन में आपकी मिलियन प्लस सिटीज आ जाती हैं। 70% जो है हमारा अर्बन पॉपुलेशन वो इन टाउन्स में आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्लास 2 आता है। ठीक है, जिसमें आपका अराउंड 9, नहीं 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 नहीं, क्लास 2 नहीं आता, क्लास 3 आता है, 13%। फिर आता है क्लास 2, 9%। क्लास 4, 5 और 6 को मिला लिया जाए लगातार, इनके पास रहता है 10%। तो टेक्निकली आंसर इसका क्लास 3 होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस तो आपको ओवरऑल मिल ही जाएंगे। अब आ जाते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर पे। कौन सी सिटी से पास नहीं करता है? गोल्डन कोऑर्डिनेटर आपको पता है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दोबारा दिल्ली को कनेक्ट करता है। किस किस जगह से जाता है बीच में भैया? आपका मेजर स्टेशन बीच में जयपुर लाया करता है, बिल्कुल जयपुर लाया करता है आपका। बेंगलुरु लाया करता है, इसके साथ साथ अहमदाबाद भी आ जाता है, पुणे भी आ जाता है, भुवनेश्वर भी इसके रूट में आ जाता है। ठीक है। लखनऊ, भैया लखनऊ से ये नहीं जाता। इंदौर, इंदौर से भी ये नहीं जाता है। ठीक है। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि दीनदयाल पोर्ट जो है, पोर्ट ट्रस्ट कांडला, इज एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बट। भैया गल्फ ऑफ कच्छ, खम्बट नहीं। कोचीन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड कायल, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तो बिल्कुल वेम्बनाड कायल यानी कि जो लगून है वहां पर सिचुएटेड है। मोरमागो पोर्ट की बात अगर हम करें, इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्वारी एस्चुरी, ज्वारी रिवर की एस्चुरी पर सिचुएटेड है, बिल्कुल है। पैरादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गोदावरी डेल्टा, तो ये बिल्कुल आ जाता है गलत, गोदावरी डेल्टा नहीं है, यहाँ पर आपका महानदी रिवर का डेल्टा आ जाता है। तो ये गलत है, 2 and 3 विल बी करेक्ट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर? एटमॉस्फेरिक कौन सा नहीं है भैया? ड्रॉट, एक सेकेंड, इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक। ड्रॉट तो भैया हमारा एटमॉस्फेरिक है। हेलस्टॉर्म हमारा एटमॉस्फेरिक है। फ्रॉस्ट हमारा जो है ये भी एटमॉस्फेरिक है। एवलांच जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM इज आर करेक्ट? ये भी एक तरीके से आपका करंट अफेयर ऑफ नेशनल की कैटेगरी ले लो। IPG में भी इसको हमने कवर किया है और ये पॉलिटी में भी कई बार ओवरलैप कर जाता है।
ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006। भाई बिल्कुल 2006 में बनाया गया था। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2006 में थोड़ी था आपका, एनडीए में बनाया गया था। ठीक है, NIDM जो आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको बनाया गया था 1995 में। ठीक है, एनसीडीएम के दौर में। इसके बाद इसको अपग्रेड कर दिया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को फॉलो करने के बाद में, कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके नेशनल लेवल पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द इंस्टीट्यूट हैज बीन इंटरेस्टेड टू असिस्ट इन नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आ जाता है बिल्कुल सही, यानी कि टू ओनली। ये क्वेश्चन, हाँ चलो आगे आ जाते हैं। ये हमारा कोर आ जाता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। पीवाईक्यूज में कई बार कवर है। नोट्स जो आपको अवेलेबल होंगे, पहले शेयर किए थे, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, होंगे। सीडीएस ड्राइव से डाउनलोड कर लोगे तो उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओलिगोपोली फर्म बताया गया है कि इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, तो ये है बिल्कुल सही। इसमें आपके होते हैं कुछ सेलर्स, बेचने वाले लोग कुछ होते हैं, तो डिसीजंस जो रहते हैं वो आपके राइवल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक फर्म, फर्म इज अ प्राइस सेटर। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि फर्म आपकी प्राइस मेकर्स होती है कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, लेकिन उनको कंपटीशन मिलता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, प्योर प्राइस सेटर की कैटेगरी में नहीं रख सकते इनको। मोनोपोली फर्म की बात करते हैं, प्रोड्यूसेस एंड एफिशिएंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो देखो, मोनोपोली जो रहती है वो आपका, ये समझ लीजिए, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट तो भैया आपका नहीं दे पाते, तो ये गलत हो जाएगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसेस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट, तो ये बिल्कुल आपका करता है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर, आप ऑप्शन को देखो, मोनोपोलिस्टिक फर्म में प्राइस सेटर की अभी हमने बात की थी कि वो क्लोज टू प्राइस सेटर है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो इसको भी हम सही की कैटेगरी में ही डाल देंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। नॉट करेक्टली मैच ना, हाँ ऑप्शन सी। आगे आते हैं, यूनियन बजट 2025 एफडीआई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ भाई। यूनियन बजट 2025 increased the sectoral cap of FDI to 100% from 74% 4। तो देखो भाई, इसमें इन्होंने जो किया है वो किया है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, 74 to 100% करने की पूरी पूरी इन्होंने काम कर लिया था। करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, 100% एफडीआई अलाउड किया गया है, ऑटोमेटिक 49 और जो है। ठीक है, पावर सेक्टर में आपका इसमें भी 100% है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई कैप आपका 74% तक है ऑटोमेटिक, और 100% गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद। इंश्योरेंस सेक्टर में ही 74 to 100 की। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट, पैकेट का साइज कम होता जा रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो उसकी मेंटेन्ड है। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा रही होती है। डिसइंफ्लेशन क्या होता है, जब आपकी महंगाई कम होती है, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। और डिफ्लेशन यानी कि कीमतों की जो प्राइस लेवल है उसमें कमी देखी जा रही है। ये भी हमारा करंट अफेयर इकोनॉमिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 जो है, ये आता है करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्टेड बाय विपो हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2015 एंड 2024। बिल्कुल सही, हम लोग 39th पोजीशन पर आ चुके हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपकी 2015 में हमारी पोजीशन 81st हुआ करती थी। Found funding of research and development is sourced primarily from private sector entities and sectorally concentrated in pharmaceuticals and information technology। कि मतलब जो रिसर्च और डेवलपमेंट, जो R&D जो आपका रहता है, वो आपका प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फंड किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स और आईटी में ही आपका फोकस्ड है। तो ये टोटली गलत है। इंडिया में मैक्सिमम जो R&D जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाता है, तकरीबन 55%। प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं करती है, तो ऑप्शन वन हमारा सही रहेगा।
इसको इंटरनेशनल नहीं, इसको हाँ इंटरनेशनल, अच्छा रिपोर्ट आ जाते हैं, रिपोर्ट्स को मोस्टली मैं इंटरनेशनल कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि इसमें बाकी नेशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है भैया, क्या काम धाम है इसका। ठीक है, द IIE was established in 1999 in गुवाहाटी। मेरे ख्याल से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप was established in 1999 in गुवाहाटी। क्या रहेगा कि याद नहीं, इसको 1993 में किया गया था भाई, 1993 में। ठीक है, ये तो गलत गलत हुआ। ठीक है, एंड द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम, हाँ एमएसएमईज आ जाता है, तो ये आपका ट्रू रहेगा, ये गलत था यानी कि टू ओनली। इसको हम लोग रखेंगे करंट अफेयर ऑफ नेशनल की कैटेगरी में। रैंडम क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ये लोग पूछ ले रहे हैं। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, effective capital expenditure as percentage of GDP has increased from 2020 2021 to 2023 2024। ये बिल्कुल सही है, कैपेक्स हमारा रिसेंट बजट में बढ़ाया जा चुका है। एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट हैज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 2020 21 टू 23 2024। ये बिल्कुल गलत है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा स्टेबल और थोड़ा सा डिक्लाइन भी किया है, तो इसमें आंसर आएगा वन ओनली। ये हमारा करंट अफेयर था इकोनॉमिक्स का। अब आ जाता है भाई हमारा करंट अफेयर ऑफ, इसको भी हम लोग इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखो या फिर आप इसको नेशनल की कैटेगरी में रखो तो भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब के बारे में सही नहीं है। DH was launched in August 2019, बिल्कुल सही। एम आ जाता है टू पोस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल गलत आ जाता है, ये फॉर्मूला आता है ODOP पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये गलत है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रीइटरेटेड द रोल ऑफ DEH, बिल्कुल सही। DEH एम्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ टिम टिम तारे, मैं इसको टिम टिम टेर पढ़ रहा था पहले, कौन सा स्टेटमेंट सही है। TTT is a pioneering initiative that aims at imparting essential life skills to adolescent students across India। ये एक NCERT और SCERT का इनिशिएटिव है जिसमें लाइफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, तो ये होगा सही। TTT is a pioneering initiative that aims at imparting vocational and technical skills, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। नेशनल लेवल का करंट अफेयर देख रहे हो कितने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं करंट अफेयर ऑफ नेशनल कैटेगरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनुअल पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट 2023-2024 बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO। ठीक है, the agricultural sector remains dominant in employment with its share rising from 44% in 2017-18 to 46% in 23-24। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका आ जाता है सही। ठीक है, एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ा है, बिल्कुल आपका बढ़ा है। द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2017 टू 23 2024। ये भी बिल्कुल सही आ जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा रूरल फीमेल जो है, इनका लेबर फोर्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट आपका जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही। Now, which one of the following platform marks a transformative step in India's immunization efforts by digitizing vaccination records for pregnant women and children up to 16 years? तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था यूविन पोर्टल, यानी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया। पीएम अभीम क्या करता है, ये हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डील करता है। ई संजीवनी ये टेलीमेडिसिन के साथ डील करता है। FDSI ये फूड सेफ्टी डिजिटल इनिशिएटिव है। आगे अब आ जाते हैं भाई थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। अब आपको थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड, बिल्कुल, ब्रिटिशर्स ने जमींदार को आर्मी रखने से मना कर दिया।
ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सही होगा आपका। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोतेदार्स वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार्स। ये बिल्कुल सही है, जोतेदार कल्टीवेशन, लैंडिंग और रूरल अफेयर्स को मैनेज करने लगे। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। ऐसा कोई रूल नहीं बनाया भैया, इतने दानवीर नहीं थे। आदित्यार्स वर शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओन्ड बाय बरगदार्स। ये बिल्कुल सही है, शेयर क्रॉपिंग वाला सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता था। इसमें आएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। जनरल न्यूज़पेपर पैम्पलेट और फाउंडर एडिटर कौन था? खुदी अरासू। अब नाम से ही पता चला है साउथ इंडिया में किसी ने स्टार्ट किया होगा, तो ये हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है। किसान बुलेटिन की बात करेंगे तो ये इंदुलाल याग्निक, ये आपके महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो उन्होंने दौरे वगैरह किए थे उसमें। ठीक है, तो किसान बुलेटिन इंदुलाल याग्निक के साथ आ गया। बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑब्वियसली बात है, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे को बिलोंग करते थे, है ना। और भवानी मंदिर अरविंदो घोष, क्योंकि बंगाली थे तो समझ रहे हो, काली माता, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, गदर मूवमेंट से रिलेटेड है कि द गदर मूवमेंट बिगिन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। तो ये बिल्कुल सही है। द मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह भाकना। ये बिल्कुल सही है, ये फाउंडर्स में से थे। ठीक है। उसके बाद द गदर मूवमेंट टुक इट नेम फ्रॉम द वीकली गदर ब्रॉट आउट इन द सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। ये भी बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 तीनों सही। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है हमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस को। चलो कर लेते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा 1870। ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करते हैं तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन आपकी आज सॉरी मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा आपकी आती है 1884 में, 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी आती है 1885 में। और इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन उसको बोला जाता था, तो ये वाली। ठीक है। ये आपकी स्टार्ट की गई थी 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कैलकाटा में। ये भी मॉडर्न का ही क्वेश्चन है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड? जुती हुई भूमि का एविडेंस कहाँ मिलता है हमें? फूडन प्लॉ फरोड लैंड कहाँ मिलता है? कालीबंगन में मिलता है। लेकिन ये किस चीज को डिजिग्नेट करता है? ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ठीक है, यानी कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये बिलोंग करता है। ये एंशियंट का, प्री हिस्टोरिक इंडिया का क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है तो दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सेकेंड राउंड टेबल कौन, सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट उसके बाद में आ जाता है आपका 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी 1931 में आती है, लेकिन सितंबर में आती है, तो उसको थर्ड नंबर पे रखा जाएगा, है ना। और मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन था ये लाहौर में था 1940 में। आगे आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस किस लिए जानी जाती है? ठीक है। सबसे पहले गिरनार सुदर्शन लेक के लिए जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन आ जाता है, ट्रू है। चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ, ये भाई देखो चोलिस्तान में, बनावली में, ट्रू आ जाता है। मंत मथुरा हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ कनिष्क, ये सब लोग जानते हैं भाई, सबको पता है कनिष्क की हेडलेस स्टैच्यू मथुरा में मिली थी। और सन्नति कर्नाटक में, यहाँ पर अशोकन एडिक्ट्स आ जाते हैं, पिलर एडिक्ट्स आ जाते हैं, ये भी सही है। चारों सही है। ठीक है। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब आते हैं अमर नायक सिस्टम की तरफ, विथ रेफरेंस टू दैट विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन है, यानी कि ये दो तीन क्वेश्चन मेडिवल के थे। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। अमर नायक सिस्टम में क्या था, मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, उनको टेरिटरीज का एक क्या बोलते हैं, लैंड दे दिया जाता था सर्विसेज के बदले में। उनको अमरम बोला जाता था और नायक को दिया जाता था, तो अमर नायक कहा जाने लगा। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही। ठीक है। They were military commanders who were given territories to govern and collect taxes and other dues from peasants, craftspersons and traders in the area, बिल्कुल सही। They retained part of the revenue for personal use and to maintain a stipulated contingent of horses and elephants, ये भी बिल्कुल सही है। आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। They were not allowed to use their share of revenue for the maintenance of temples, ये गलत, ये temples और religious endowments को support करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट करेक्ट।
चलो, अब अगर हम आगे की बात करें, एक सेकेंड भाई। हम्म। द पॉपुलर पोयम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। बुंदेले हरबलों के मुंह हमने सुनी जो कहानी थी। ये क्वेश्चन भी आपका सीए में आ जाता है, नेशनल में स्टैटिक वाले में। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, उन्होंने ये लिखी थी। उसके बाद आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्लोरा। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिस आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद बुद्धिज्म। बिल्कुल गलत। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिवली तो नहीं है, यहाँ पर आपके हिंदू जैन केव्स भी आ जाती हैं। स्पेसिफिकली भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है ये, है ना। तो ये हो जाएगा गलत। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन बिल्ट ऑफ ड्रेस्ड स्टोन एंड क्लीन फायर्ड ब्रिक्स। बिल्कुल गलत है भैया, ये तो एक सिंगल पहाड़ से कार्व आउट किया गया है। इसको मोनोलिथिक बोला जाता है, सिंगल पीस ऑफ रॉक से। तो ये भी गलत है, यानी कि नीदर वन नॉट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द गुंटपल्ले बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। ये केव्स काफी कम जानी जाती हैं, मतलब कि यूपीएससी के सिलेबस में देखा जाए तो उसके हिसाब से काफी कम जानी जाती है ना। कहाँ पर आ जाती हैं? आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये भी एंशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। लोमस ऋषि जो केव्स है ना, उसके पास में सिचुएटेड आती है। अजंता केव पेंटिंग्स बारे में पूछा जा रहा है, ये भी हमारा एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल है काफी टाइम पहले से। द पेंटिंग्स डिपिक्ट्स यक्ष, गंधर्व और अप्सराज। बिल्कुल भाई, ये दिखाए गए हैं। द आर्टिस्ट हैव यूज्ड द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का क्या मतलब आ जाता है, देखो, इसमें डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि ट्विस्टेड पर्सपेक्टिव कहा जाता है, कंपोजिट पर्सपेक्टिव कहा जाता है, नैरेटिव पर्सपेक्टिव कहा जाता है, इस हायरार्किकल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको अभी बस आंसर ज्यादा थोड़ा आसपास का एक डिटेल दे दे रहा हूँ। इसको हम बाद में जब पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे तब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो दोनों सही है। आगे आते हैं, नील दर्पण। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एक प्ले जिसमें इंडिगो प्लांटर्स जो है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता था, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? देखिए, इसको लिखा तो था आपका दीनबंधु मित्रा ने, है ना। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। कई लोग ये आंसर करके आए हो, है ना। लेकिन देखना है भाई, ये एक मिशनरी हुआ करते थे। ठीक है, ये भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑफ बीट है। ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग करके आओगे, यूपीएससी के लेवल से भी हाई आ जाता। अब आते हैं, रिवॉर्ड ऑफ 1857। टोटली ऑफ बीट क्वेश्चन, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं आता कि आप लोग इसको करके आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। शाहमल मोबिलाइज द पीपल ऑफ बरौत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैप्चर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिशमैन एंड कन्वर्टेड इनटू अ हॉल ऑफ जस्टिस। क्या हो सकता है आंसर इसका? बिल्कुल सही है। ठीक है। गोनगो गोनू वॉज अ कोर लीडर ऑफ द सिंहभूम रीजन ऑफ छोटा नागपुर। तो ये भी भैया बिल्कुल सही आ जाते हैं, एक ट्राइबल लीडर थे। सिंहभूम आपका झारखंड में आ जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच पोर्ट्रेज थ्री इमेजेस ऑफ द मदर गॉडेस, मदर एज शी वॉज, मदर एज शी इज एंड मदर एज शी विल बी। तो ये किया था आपका आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये भारत माता की इमेज वहीं से आई। ये भी क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, ऑफबीट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू वुमेन अचीवर्स इन मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन को इसमें कंपाइल किया गया है। ठीक है। पंडिता रमाबाई published a book, a comparison between women and men, where she protested against the colonial view that men enjoyed all the rights, opportunities and benefits of change। बिल्कुल सही है, ऐसा इन्होंने 1887 में लिखा था। ताराबाई शिंदे वर्कड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी इन रूरल इंडिया। तो ये गलत है, उन्होंने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, मेल फीमेल का जो कंपैरिजन है, मेडिकल वर्क नहीं लिखा था, तो ये होगा गलत। सरोजनी नायडू लेड अ डेलीगेशन टू लंदन टू डिमांड फॉर फीमेल फ्रेंचाइज। ये बिल्कुल सही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एरा में ये गई थी। तो दो स्टेटमेंट सही हो।
आगे आते हैं, सन्निकत्ता साल्ट वर्क्स नोन फॉर सॉल्ट सत्याग्रह इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है भाई? तो ये आ जाते हैं कर्नाटक में, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, कालाराम टेम्पल नोन फॉर टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल में जो एंट्री मूवमेंट आपका चला था अर्ली 20 सेंचुरी में 1900 से लेके 1930 के आसपास तक, ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? ठीक है, तो ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक में आ जाता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में चलाया था। केरल में जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट थे वो आ जाते हैं आपके वैकोम सत्याग्रह के अंडर में। और एक और आता है, इसको बोला जाता है गुरुवयूर टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तमिलनाडु में जो आपका है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जो है वो बाद में हुआ। और गुजरात में आपका बारदोली सत्याग्रह था जो कि इससे रिलेटेड था ही नहीं। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में भी कई बार इसको ओवरलैप किया जाता है। मतांगिनी हजारा और लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने किया था आपका, बंगाल में प्रोसेशन निकाला गया था, मतांगनी हजरा जो है इनको शॉर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और जो लक्ष्मण नायक हैं इनको फांसी पर लटका दिया। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड कोपिकी इज सिचुएटेड विद, अब देखो एक एग्जैक्ट वर्ड आता है कोपैक, ये आता है रशिया का, इसका भी मतलब होता है कॉइन्स, और इंडिया में भी इसका एक वेरिएशन कॉइन्स के तौर पे ही पाया जाता है। इसका मुझे नहीं पता, इसको मैं वैसे मेडिवल की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि मेडिवल में ही इतने ज्यादा वेरिएशंस आए थे। अब आ जाते हैं, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन कंपाउंड, तो हम सबको पता है क्या, सीयू। कॉपर को आप निकालते हैं रोस्टिंग से, स्मेल्टिंग से। ठीक है, एयू को हम निकालते हैं कैसे, ये अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है। एसएन की बात करें, टिन की बात करें तो ये रिडक्शन से निकाला जाता है। सॉल्ट यानी कि NaCl के थ्रू, हमारा जो है सॉल्ट के थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन, थिनेस्ट मटेरियल नोन सो फार, बिल्कुल है। ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल होता है। कंडक्टिंग होता है, होता है। वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो ये बिल्कुल गलत है। जीरो बैंड गैप होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं होता ये, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। Why do plastics not degrade easily? They have strong ionic bonds, प्लास्टिक में आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते। दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल, जो पॉलीमर की चेन्स आपकी बनती हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, तो भैया नॉन मेटल्स होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, भैया नॉन क्या बोलते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्लास्टिक 300 डिग्री सेल्सियस से कम में मेल्ट कर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सबको पता है RCOOH ग्रुप को बिलोंग करता है। C3H7OH, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कोहल है, प्रोपेनॉल। C3H8, ये एक एल्केन है, प्रोपेन। C2H5OH, ये हमारा आ जाता है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आ गया C2H5COH। ठीक है, और CH3COCH3, ये आपका आ जाता है एक कीटोन यानी कि एसिटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन, ये भैया क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, ये बहुत ज्यादा अलग आ जाता। मैं ये बोलूंगा कि भैया इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप करके आ जाओ, मैं भी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने वाले ही आ जाते है ना। बेंजीन वैसे तो आपको पता है, बेंजीन यानी कि C6H6 प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूल, इसका हर जो कार्बन रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, 120 डिग्री का इसका जो है वो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब कि हर कार्बन एटम जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, ये बिल्कुल सही है। Delocalized electrons create a symmetrical cloud of electrons above and below the plane, ये भी सही है। Length of CC bonds is intermediate between single and double bonds, ये भी सही है। 6 आइसोमर्स होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर है भैया, इसके डेरिवेटिव्स के आइसोमर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, मतलब यही होगा हमारा सही आंसर। ज्यादा डिटेल में मत जाना, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में से कौन सा नहीं आता?
NH4 2SO4 बिल्कुल आता है। NH4NO3 बिल्कुल आता है। N2 ये भैया हमारी होती है इनर्ट गैस, ये फर्टिलाइजर नहीं होती। NH2CO यानी कि यूरिया, ये भी होता है ना। करेक्ट आंसर ये है। और बाकी अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। Which one of the following general electronic configuration correctly represent a transition metal element? ये क्वेश्चन भी हमारा स्किप करने वाला आ जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके आइए। ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटल एलिमेंट कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, मतलब जो कि डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? दैट इज n-1 D1 to 10 NS0 to 2। ठीक है, ये इनका रहता है। इसमें आपका स्केवेंडियम आ गया, आयरन जो है वो आ जाता है, कॉपर जो है ये सब इसमें लाए कर जाता, छोड़ने वाला था लेकिन। अब आ जाते हैं आगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स आर पॉसिबल फॉर सोडियम Na, Na प्लस होता है भाई, एक ही रहता है इसमें +1। कैल्शियम Ca +2 रहता है। लिथियम ऑब्वियस सी बात है +1। आयरन जो है भैया इसमें +2 +3 +6 ये सब तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। Which one of the following gas smells like a rotten egg? अमोनिया, पंजेंट स्मेल आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल रॉटन, सड़े हुए अंडे जैसी। एसिटिलीन ये एक गार्लिक, अदरक जैसी, गार्लिक अदरक नहीं लहसुन होता है सर, नहीं गार्लिक, हाँ गार्लिक तो अदरक और लहसुन ही हुआ भाई। ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जो रहती है वो काफी सफोकेटिंग स्मेल रहती है। अब आ जाते हैं 110, यानी कि रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस चीज का एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से देखो। K2SO4 VaCl2 है ना, 2KCl VaSO4, यानी कि यहाँ पर आप K2 के साथ में Cl2 यहाँ लग गया है, देखो भाई K के साथ Cl आ गया और Ba के साथ में SO4 आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही होता है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी को आ जाते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है। Which one of the following is the correct scheme followed for classification of animals? देखो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसको बोला जाता है, एक टर्म है आपका लियनियन टेक्सोनॉमी बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप के बेसिस पे हम लोग डिजिग्नेट करते हैं, स्पेसिफिकली हियरार्की यूज की जाता है। क्या हियरार्की रहती है? सबसे पहले आता है फ्लाइम फाइलम, फिर आता है क्लास, सॉरी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज। ठीक है। जैसे कि फाइलम जो है आपका ये सबसे ब्रॉड ग्रुप आ जाता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको रख देते हैं, किसी को कोड डेटा की कैटेगरी में रख देते हैं, नोटोकोड या वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। उसके बाद में आप इसको क्लास कर लो। ठीक है। अब इसकी क्या बोलते हैं, इसमें जैसे कि हमने मैमल्स को रख दिया, मैमेलिया, ये पर्टिकुलर क्लास में आ गया। ऑर्डर में और थोड़ा हम आगे चले गए, यानी कि हमने इसमें रख दिया कार्निवोरा, डॉग्स, कैट्स, बेयर वगैरह मैमल्स में आ जाते हैं। फैमिली में और एक नई हमने ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल फेलिडेई हो गया, यानी कि कैट्स की बात कर रहे हैं हम, कार्निवोरा के अंदर। जेनस आ जाता है, जेनस में क्लोजली रिलेटेड आ जाते हैं, लाइक आपका आ गया है पैंथेरा, यानी कि लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स वगैरह। और फिर आ जाते हैं स्पीसीज, यानी कि अलग अलग स्पीसीज जो आपकी बन जाती है ना, है ना। तो ये एक पूरा ऑर्डर आ जाता है इसको लेके, तो ऑप्शन होगा डी। 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एयरबोर्न डिसीज? तो भाई हम सबको पता है कि मलेरिया, डेंगू और कोलेरा ये होता है आपका मॉस्किटोज की वजह से। ठीक है, जो आपकी मॉस्किटोज होता है उनकी वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो रहता है ये खांसने से, छींकने से फैलता है। ठीक है, तो ये एयरबोर्न डिसीज का एक एग्जांपल आ जाता है। Now, what are the four human blood types in ABO blood group typing? ABO blood group typing में कौन कौन से भैया हमारे रहते हैं? देखो ABO blood group system जो है इसको 1900 में खोजा गया था। ठीक है, यानी कि इसमें ए और बी दोनों तरह के जो एंटीजेंस होते हैं, या तो उनका प्रेजेंस होना चाहिए या उनका एब्सेंस होना चाहिए आरबीसीज के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें चार मेजर ग्रुप्स आपके आ जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। ए ओ बी ओ, ए और बी ये तो भैया हमारा नहीं है। ए बी बी ओ ये भी हमारा नहीं है। ठीक है। ए बी, ए ओ, बी और ओ ये भी हमारा नहीं है। इसमें ए बी और ओ यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो रहता है ये आपके आते हैं।
तो व्हाट आर द फोर ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग? ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? प्रोस्टेट ग्लैंड भैया होता है मेल्स में। टेस्टीज होते हैं, देखो भाई टेस्टिकल्स होते हैं, प्रोटेस्ट भी होता है आपका, स्क्रोटम भी रहता है इसमें, ठीक है। सर्विक्स जो रहता है वो आपका रहता है फीमेल्स। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। टूथ एनिमल्स ऑफ ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ, किसके द्वारा बनती है भैया टूथ एनिमल? देखो भैया टूथ एनिमल आपकी रहती है कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट की। इसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज हाइड्रो ऑक्सीपाइड टाइट, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको वो क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वाइली, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। Which of the following represent disaccharides? Disaccharides, maltose, lactose, sucrose, maltose और lactose और sucrose भी ऐड कर सकते हैं भाई इसमें आप, ठीक है। Which one of the following organelles can be seen in prokaryotic cell? तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। ये हो गया आंसर। अब आ जाता है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो टोटल फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चन और बायो में 9 क्वेश्चन, ठीक है। अ सॉल्यूशन विद अ पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एन, देखो ये न्यूट्रल आपका 7 पे रहता है, 7 से अगर आपका वो क्या बोलते हैं कम आ जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये एक ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी होती है, ये पीएच से रिलेटेड नहीं है। तो मित्रों, भूल चूक लेनी देनी, कोई समस्या अगर आ रही हो आपको, कोई भी आंसर जो है वो मैंने आप लोगों को अगर गलत बताया हो, इफ दैट इज रॉन्ग, तो पोलाइट तरीके से भैया मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए, मैं कमेंट में उसको प्रॉपर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी सबको इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। डिफेंस उस्ताद के ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस हमारे 21 सितंबर से होंगे, ऑफलाइन बैचेस हमारे 6 अक्टूबर से होंगे। टारगेट CDS 1 2026, CAPF AC 2026 और NDA 1 2026, ये तीनों एग्जाम हमारे टारगेट हैं। ऑफलाइन क्लासेस आपकी नोएडा सेक्टर 62 में कंडक्ट की जाएंगी। आई होप आप लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। एंड आप डीएम कर सकते हैं 8839961158 पर डिटेल्स के लिए, इनरोलमेंट करने के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको वो सारी शेयर कर दूंगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो पूरी दुनिया जहां में। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।